गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? मैं तो ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सा गला का बैंड बज गया है। सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? बेटा आज मैं थोड़ा सा धीरे बात करूंगा, ठीक है? कोशिश करना सुनने का। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इधर से ट्राइवेलेंट और इधर से पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज अगर डोप कर दिया जाए तो तुरंत क्या हो जाता है? बीच में एक जंक्शन फॉर्म हो जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जंक्शन के आसपास एक डिप्लीशन रीजन बनता है, एक पोटेंशियल बैरियर बनता है, ठीक है? और कैसे सिखाया था? जिधर आपने ट्राइवेलेंट डोप किया वहां पर क्या होगा? पी टाइप, और जिधर आपने पेंटावेलेंट डोप किया वहां पर क्या होगा? एन टाइप, है ना? उसके बाद पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? होल्स होंगे। और माइनॉरिटी कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी कौन होगा? होल्स। फिर मैंने क्या सिखाया था? कंसेंट्रेशन डिफरेंस को देखते हुए, ओके, कंसेंट्रेशन डिफरेंस को देखते हुए इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और इधर के होल्स इधर जाएंगे, है ना? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये इधर से इधर आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर होल्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर होल्स का कंसेंट्रेशन कम है, तो होल्स इधर से इधर जाएंगे। तो क्या हो रहा है बेटा? इस डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और ये कौन है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। और इलेक्ट्रॉन जब यहां से, सुनिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जब यहां से इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन विल लीव बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आता है तो यहां क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो होल इधर से इधर जाएगा तो यहां पर क्या छोड़ के जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह से क्या होगा? जो एन टाइप है उस साइड प्लस चार्ज का आयन बनेगा। क्या बनेगा? प्लस चार्ज का इमूवेबल आयंस। प्लस चार्ज का क्या बनेगा? इमूवेबल आयंस, ठीक है? और जिधर पी टाइप है उधर क्या बनेगा? माइनस चार्ज का, ये क्या है? इमूवेबल आयंस। आई बात समझ में? तो यहां पर पॉजिटिव इमोबाइल आयंस आ जाएंगे और यहां पर नेगेटिव इमोबाइल आयन आ जाएंगे। फिर क्या होगा बेटा? फिर ये जो मूवमेंट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। उस वजह से क्या होगा? ये जो लेयर है वो धीरे धीरे फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसका थर्ड पिक्चर क्या था कि मान लीजिए एक अच्छा खासा लेयर बन गया है, ये एन, ये पी, एन के तरफ प्लस और पी के तरफ माइनस, ठीक है? काफी स्ट्रॉन्ग एक लेयर बन गया है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी होगा। भाई ये अगर पॉजिटिव आयंस है, ये अगर पॉजिटिव आयंस है, ये अगर नेगेटिव आयंस है ना? यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, चार्ज पार्टिकल्स है, तो फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं अब वो मूव करेंगे, समझे? यानी होल इधर मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये किसका मूवमेंट है बेटा? ये मूवमेंट है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। फिर मैंने आपको बोला था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट के कारण एक करंट होगा जिसे हम नाम देंगे डिफ्यूजन करंट, क्योंकि प्रोसेस डिफ्यूजन है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो मूवमेंट होगा उसको हम नाम देंगे ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ये प्रोसेस ड्रिफ्ट है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनिशियली डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होने के कारण ड्रिफ्ट करंट बहुत हाई होगा, इनिशियली हाई। और इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कमजोर होने के कारण ड्रिफ्ट करंट काफी लो होगा, इनिशियली लो। बट आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट कम होने वाला है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, है ना। और सिंस ये जंक्शन धीरे धीरे चौड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, तो ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता जाएगा। यानी क्या होगा बेटा? ड्रिफ्ट करंट जो है वो बढ़ता जाएगा और डिफ्यूजन करंट जो है वो कम होता जाएगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ड्रिफ्ट करंट विल बी इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, यानी जंक्शन में इस तरफ का करंट और इस तरफ का करंट सेम हो जाएगा। समझे? ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है? राइट साइड है। सॉरी, डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या है? राइट साइड है। और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट साइड है। तो जब ये दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जंक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया है, मतलब जंक्शन को जितना बनना था बन गया है। समझे? अब आगे, यहां तक रिकैप था, अब आगे। तो आप समझ गए कि जंक्शन जब बन गया है तो इस लेयर को आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस लेयर को आप? इसको कहते हैं हम डिप्लीशन लेयर। समझे? डिप्लीशन लेयर। और इसका थिकनेस जो होता है, थिकनेस, वो लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज में होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसका जो थिकनेस है वो 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज में होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि जंक्शन के राइट साइड में पॉजिटिव आयंस है और जंक्शन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव आयंस है। तो अगर मान लीजिए हम डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द जंक्शन, यहां से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे मान लीजिए पोटेंशियल का, ठीक है, तो हमको देखने को मिलेगा कि इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल है, जिधर एन टाइप है उधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, और जिधर पी टाइप है उधर नेगेटिव पोटेंशियल है। समझे? और यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट विल वैरी बट लीनियरली, है ना। इतना तो आपको समझ गया है कि P जिधर है उधर नेगेटिव पोटेंशियल होगा और N जिधर है उधर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर ये मान लीजिए जंक्शन का थिकनेस है, ये मान लीजिए जंक्शन का थिकनेस है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा। समझे? तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब आप जंक्शन से होकर जाते हैं, जब आप जंक्शन के थ्रू जाते हैं, आपका पोटेंशियल जो है वो लीनियरली वैरी करता है ना। और आपको एक चीज पता है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ये V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये खुद यहाँ पर वैरी कर रहा है। समझ रहे हैं आप? ये खुद यहाँ पर वैरी कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नॉन लीनियर हो जाएगा, है ना। इतना मैथ्स आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन कोई है और ये खुद मान लीजिए लीनियरली वैरी हो रहा है, ये खुद वैरी हो रहा है, इसलिए इसका वेरिएशन कैसा होगा? नॉन लीनियर। मतलब अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं, भाई यहां पर डिस्टेंस होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो कुछ ऐसा होने वाला है। ये जंक्शन का विड्थ है, कुछ ऐसा। मतलब कहना क्या चाह रहा है? देखिए, कहना चाह रहा है कि ये अगर ओरिजिन है
तो ओरिजिन के नीचे का साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है का मतलब क्या है, आप जब P से N की ओर जा रहे हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब आप इधर P है पॉजिटिव है और इधर N है यानी नेगेटिव है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में है। ये तो एक बात क्लियर हो गया। और एक बात क्या क्लियर हो रहा है कि अपार्ट फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन के अलावा अगर आप कहीं भी देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये देखिए, समझ में आया बात। तो ये चीज आप समझ के रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन में उल्टा होगा, और वैसे भी आपको उल्टा होगा समझने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता है एक चीज अच्छे से कि जिधर N होता है उधर पॉजिटिव आयंस होते हैं और जिधर P होता है उधर नेगेटिव आयंस होते हैं। और आप तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, तो ऐसा उल्टा होगा याद करने की जरूरत नहीं है। बस जब ग्राफ बनाइएगा तो याद रखिएगा कि हमको नेगेटिव दिखाना है। समझ में आया? अच्छा, और अदर देन द जंक्शन रीजन, जंक्शन रीजन के अलावा अगर आप कहीं और देखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। समझ में आया? एंड लास्ट इज वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। अगर आप इस रीजन में देखिएगा तो चार्ज डेंसिटी एक्चुअली वेरी कर रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी क्यों कर रहा है, उसको वजह बताऊंगा। तो वजह है कि चार्ज जो है वो वेरी कर रहा है, चार्ज का जो डेंसिटी है यहाँ पर वो वेरी कर रहा है, समझे। और वो कुछ ऐसा ग्राफ है, देखिए ऐसा, समझे। यानी ये आपका यहां से लेकर यहां तक क्या है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ये पूरा जंक्शन का पार्ट है। याद रखिएगा थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है, इतना ही चौड़ा है वो। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव देख सकते हैं आप, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये आपका चार्ज डेंसिटी का है रो, क्योंकि चार्ज यहाँ पर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसलिए रो। तो ये अलग है, इसीलिए ये वेरी कर रहा है, और ये वेरी कर रहा है लिनियरली, इसलिए ये वेरी कर रहा है नॉन लिनियरली। समझ में आया? तो डिप्लीशन रीजन, जो डिप्लीशन लेयर है उसका नाम डिप्लीशन क्यों है? डिप्लीशन का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज नहीं होना। डिप्लीटेड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए दिल नहीं है, मान लीजिए मेरे पास दिल नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम डिप्लीटेड फ्रॉम हार्ट, मतलब मेरे पास हार्ट नहीं है। तो डिप्लीशन लेयर में क्या नहीं है, क्या नहीं है? फ्री चार्जेस नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जंक्शन जब बनेगा तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आएंगे तो यहां पर एक पॉजिटिविटी छोड़ के जाएगा, ये वाला माइनस चार्ज जब इधर आएगा तो यहां पर क्या छोड़ के जाएगा, एक पॉजिटिविटी छोड़ के जाएगा, है ना। उससे भी पहले मैंने आपको बोला था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है उस समय यहां पर एक होल बच जाता है। समझ में आया? बट मत भूलिए ये होल जो है अभी भी वैलेंस बैंड में है। कहने का मतलब क्या है? ये होल अभी मोबाइल नहीं है, अभी मोबाइल नहीं है, फिलहाल मोबाइल नहीं है, समझे। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन लेकिन मोबाइल है। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट को एकदम मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चला जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो वो भी फिक्स हो जाता है। समझ में आया? ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आया तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, होल बनेगा। वो होल कैसा होगा? इमोबाइल होगा, इमूवेबल होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा इट विल टेक पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, it will take participate in bonding with the surrounding atoms in the crystal structure। समझा? तो यहाँ पर भी फिक्स हो गया, यहाँ पर भी फिक्स हो गया। मतलब ये पूरा रीजन कैसा है, कैसा है? यहाँ पर मोबाइल आयंस नहीं है, फ्री चार्जेस नहीं है, समझे, इमोबाइल चार्जेस है। इसीलिए इस रीजन का नाम क्या है? फिक्स्ड ट्रांजिशन आयन। बात को समझिए, एक बात याद रखिएगा, कभी भी फ्री चार्जेस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड चार्जेस के कारण ही होता है। याद रखिएगा हमने जो पढ़ा था फील्ड पोटेंशियल, कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज फिक्स रहता है तो हम उसका पोटेंशियल पता कर पाते हैं।
समझ में आ रहा है? तो ये चार्ज यहाँ पर फिक्स्ड है, ये चार्ज यहाँ पर फिक्स्ड है, समझे? अच्छा, तो और एक बात, और एक इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में पूछता है कि सेमीकंडक्टर में यानी डायोड में, सॉरी डायोड में रेजिस्टेंस कहाँ होता है? तो वेरी सिंपल, जंक्शन में ही रेजिस्टेंस होता है, जंक्शन में ही रेजिस्टेंस होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो कोई भी फ्री चार्जेस जो यहाँ पर है, यहाँ पर कौन है फ्री चार्जेस ज्यादा? माइनस है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसा नहीं कि ये इधर के होल के लालच में नहीं आएंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल के लालच में आएगा लेकिन इसको पार नहीं कर पाएगा। मतलब कैसा होगा फिर? आएगा पार नहीं कर पाएगा, क्या बोल रहे सर? मतलब ये इधर आएगा और यहां से लौट जाएगा, ये इधर आएगा और ऐसे लौट जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तब ये होल इधर जाता रहेगा और लौट जाएगा, इसको पार नहीं कर पाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस कहाँ होता है? जंक्शन में होता है। समझा? इतना मुझे बताना था। कल मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था कि जंक्शन बनता कैसे है। आज मैंने आपको एक छोटा सा रिकैप बता दिया और इस रीजन के बारे में बता दिया कि ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसा वेरी करता है, इसके बाहर कैसा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरी करता है और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, नहीं होता है, और चार्ज डेंसिटी मैंने बता दिया आपको। समझ में आया? अच्छा, नीट वाले ये याद रखिएगा कि जंक्शन का जो थिकनेस है वो 10⁻⁶ मीटर -6 मीटर नॉर्मली होता है। नॉर्मली होता है मतलब एक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, सुनिए इसको, एक क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन, क्वेश्चन सुनिएगा, व्हाट विल हैपन इफ डोपिंग लेवल इज हाई। क्वेश्चन, अगर मान लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए आपने बहुत ज्यादा डोपिंग कर दिया तो क्या होगा? तो आंसर इज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। आंसर इज, जो डिप्लीशन लेयर बनेगा, डिप्लीशन लेयर जो बनेगा वो थिन होगा, पतला होगा। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा डोपिंग लेवल उतना पतला डिप्लीशन लेयर। समझ में आया है ना? और क्या होता है, कभी कभी सेमीकंडक्टर्स को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए हमें उसका डोपिंग लेवल ज्यादा करना पड़ता है और उस समय इसका लेयर काफी कम होता है। आप अगर नेट पे सर्च मारिएगा कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इन डायोड, तो आपको सबसे पहला साइट पर मिलेगा 500 नैनोमीटर। फिर आप बोलिएगा अरे 500 नैनोमीटर, सर तो 10⁻⁶ बोले थे। बेटा ये भी उतना ही है, देखो ध्यान से, नैनो मतलब 10⁻⁹, यहाँ पर 2 जीरो पहले मौजूद है, आप इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁶। समझे? और जिस दिन आप पहले दिन आए थे यहाँ पर पढ़ने के लिए, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी का ऑर्डर लिखते हैं, जब आप किसी का ऑर्डर लिखते हैं तो ये जो नंबर है, ये नंबर 0.5 से बड़ा, ग्रेटर दैन इक्वल टू और 5 से छोटा होना चाहिए। समझे? हालांकि ये टॉपिक सेमीकंडक्टर में नहीं है, बट फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ने तो 10⁻⁶ बताया था, सर नेट पे तो 500 नैनोमीटर बोल रहा है। ये सिर्फ यूनिट का खेल है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना लिख लीजिए पहले आप अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे बायसिंग। कल मैंने आपको मजाक मजाक में बोला था, एक सीरियस बात बोल दिया था मजाक मजाक में, कि इतना बड़ा यहाँ पर रामायण महाभारत हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर जा रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उधर जा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर रामायण महाभारत हो रहा है, लेकिन एक भी कनेक्शन बाहर से दिया गया था क्या? एक भी कनेक्शन बाहर से दिया गया था क्या? नहीं। सोचिए, जरा सोचिए, बिना किसी बैटरी सप्लाई का इतना बड़ा महाभारत कि बीच में एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर लिया इसने। समझ में आया? तो हम वही पढ़ेंगे कि अगर हमने कनेक्शन दिया, अगर हमने कनेक्शन दिया तो क्या होगा। तो बेटा इसी को हम कहते हैं बायसिंग। पूरा गले का वाट लग गया है, समझ रहे ना? इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आराम से सुनिए। आज मैं आपके सामने चिल्ला नहीं सकता, वरना कल शायद लेक्चर रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा
हौले हौले बोल रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग आज पढ़ना है कि अगर आपने जंक्शन को बायस कर दिया, यानी कनेक्ट कर दिया बैटरी से, किसी पीएन जंक्शन डायोड को अगर आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बायसिंग करने का दो तरीका है, समझे। बायसिंग करने का दो तरीका है, हालांकि तीन तरीका है, बट हम दो ही तरीका भी सीखेंगे फिलहाल, है ना। तो बायसिंग करने का दो तरीका है। नंबर वन इज फॉरवर्ड बायसिंग। नंबर वन इज फॉरवर्ड बायसिंग। मतलब कैसा? अरे सिंपल है दादा, ये हो गया एक डायोड, इधर P, इधर M, इधर प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब P मतलब पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव, हम जोड़ेंगे सीधा, हो गया फॉरवर्ड बायस। P मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव को जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और नेगेटिव को जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। और एक दूसरा क्या है? एक दूसरा है रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग, समझे? रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में उल्टा जोड़ देंगे, तो टेंशन क्या है? उल्टा जोड़ देंगे, ये P, ये N, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, P यानी पॉजिटिव, इसको जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल से, और N यानी नेगेटिव, इसको जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। समझ में आया? तो बेटा फॉरवर्ड बायसिंग मतलब सीधा एंड रिवर्स बायसिंग मतलब उल्टा। तो चलो हम लोग फटाक से क्या करते हैं, अब फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। बहुत काम का टॉपिक है बेटा, इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए, फिर MHCT हो गया, या फिर नीट हो गया, या फिर JEE हो गया, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। ओके, हैव कुरकुरे। तो बेटा आपको तो एक चीज पता है कि मान लो स्विच दे दिया, एक स्विच दे दिया। अब स्विच मान लीजिए ऑफ है, तो जंक्शन के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको मालूम है पहले से, इसका नाम हम देंगे E इंटरनल। E इंटरनल। लेकिन स्विच ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है ना, ऐसा प्लस तो ये जुड़ेगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो एक्सटर्नली भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ई एक्सटर्नल। तो सबसे पहला काम का बात यही हो गया कि अप्लाइड external electric field is opposite to the internal electric field। बहुत काम का बात है ये कि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे रहे हैं वो जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए क्या होगा, दैट इज जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इंटरनल वाला विल बी कैंसल्ड, बट नॉट, अभी नहीं, यहां तक समझ गए आप। E विल बी कैंसल्ड नहीं लिखता मैं, E विल रिड्यूस। ये कैंसल का चक्कर आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। फिलहाल आप समझ रहे हैं कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक, विच विल बी E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल, है ना। एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विच विल बी E एक्सटर्नल माइनस E इंटरनल। अच्छा, अब सुनिए,
जंक्शन के अंदर में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जंक्शन के अंदर में क्या होगा, क्या है, फिक्स्ड ट्रांजिशन आयंस है। जंक्शन के अंदर में इनमूवेबल आयंस है ना। तो उन इनमूवेबल आयन के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब जो फिक्स्ड आयंस थे वो अब मूव हो जाएंगे, वो अब फ्री हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इन द जंक्शन द फिक्स्ड आयंस will be able to move, मतलब no more fixed, no more fixed। ये बात समझ रहे कि नहीं। जंक्शन में जो आयंस थे वो फिक्स्ड थे। अब जब फिक्स्ड आयंस थे तो इसी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कम हो रहा है, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो फिक्स्ड आयंस थे वो अब टूटेंगे, उनका बॉन्डिंग टूटेगा, है ना। यानी यहाँ के जो फिक्स्ड आयंस थे वो फिक्स्ड आयंस नहीं रहेंगे, देयर विल बी नो मोर फिक्स्ड आयंस। समझे, मतलब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जन्म होगा, फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जन्म होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जंक्शन अब पतला होगा कि मोटा होगा, बताइए। अगर यहाँ का जो फिक्स्ड आयंस है अगर वो टूटने लगे, अगर वो फिर से फ्री हो जाए, तो ये जंक्शन पतला होगा कि मोटा होगा, पतला होगा। जंक्शन विड्थ सबसे इंपॉर्टेंट, जंक्शन विड्थ विल डिक्रीज। जंक्शन का जो विड्थ है वो धीरे धीरे कम होगा। समझ गए आप। अच्छा, यहां पर जो लिखा है इन द जंक्शन द फिक्स्ड आयंस विल बी एबल टू मूव, बहुत परेशान कर रहा है ये डॉगी, बहुत भौंक रहा है, भौ 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 भौ, बंद कर दिया मैंने। देखिए इधर, तो जंक्शन के आयंस अब और फिक्स्ड आयंस नहीं रहे, वो अब मूव कर रहे हैं, समझे। तो बेटा याद रखिएगा, ये जंक्शन जब पूरी तरह से टूट जाएगा, ये जंक्शन जब रिड्यूस होके पूरी तरह जीरो हो जाएगा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जंक्शन विड्थ विल डिक्रीज बट नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये याद रखिएगा। यानी जंक्शन पतला होगा लेकिन कभी जंक्शन गायब नहीं होगा, जंक्शन कभी गायब नहीं होगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पोटेंशियल हमने दिया था वो हम स्टार्टिंग से क्या कर रहे थे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, 0 नंबर पॉइंट, कि फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायसिंग में जो पोटेंशियल होता है उसको फॉरवर्ड पोटेंशियल कहते हैं। फॉरवर्ड पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड स्टेप बाय स्टेप, यानी ये जो पोटेंशियल है हम उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे, तब जाकर पॉइंट नंबर 1 2 3 होता रहेगा। समझ में आया। फिर क्या होगा पता है, पॉइंट नंबर 4, आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड पोटेंशियल, a forward current will set up, a forward current will set up। समझे, अरे जब ये स्विच ऑफ था
तब यहाँ पर कोई करंट था क्या? नहीं था। लेकिन जब स्विच ऑन किया तब भी कोई करंट था क्या? नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाने लगे, हम ये पोटेंशियल बढ़ाने लगे, तब भी करंट नहीं था, तब भी करंट नहीं था। लेकिन एक सर्टेन वैल्यू जब ये पोटेंशियल ले लिया, तब जाकर यहाँ पर करंट आना शुरू हुआ। मतलब जंक्शन इतना रिड्यूस हो गया, जंक्शन इतना डिक्रीज हो गया, जंक्शन का विड्थ इतना डिक्रीज हो गया कि इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है और इधर के जो होल्स हैं वो मूव करना शुरू हो गए। समझे? तो दैट इज आफ्टर अ certain decrement, after a certain decrement in junction width, majority charge carrier starts moving towards each other across the junction। ये towards each other बहुत जरूरी है। ये जो लिखा ना मैंने towards each other, ये बहुत जरूरी है। मतलब जंक्शन जब एक सर्टेन अमाउंट में कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को पार कर पाएंगे। पहले नहीं पार कर पा रहे थे। जब जंक्शन एक सर्टेन अमाउंट तक रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ पाएंगे, ये होल्स उधर जा पाएंगे। तो वही मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और होल्स इधर जाएंगे। दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। समझे? और फिर एक फॉरवर्ड करंट यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। उसके बाद तो ग्राफ कैसा बनेगा फिर? ध्यान से देखिए ग्राफ को। ये V और ये I। आपको याद है मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको एक चीज बताया था कि ओम्स लॉ का फेलियर। मैंने आपको बोला था कि ओम्स लॉ जो है वो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के लिए सही है। ये तो दिमाग भी लगता है मेरा बैठ गया है, गले के साथ साथ लगता है दिमाग भी बैठ गया है। तो मैंने क्या बोला था आपको? ओम्स लॉ जो है सिर्फ वो कंडक्टर्स के लिए है। ओम्स लॉ इज ओनली फॉर कंडक्टर्स, यानी कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ। समझा? ये तो सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं हम, तो सेमीकंडक्टर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। इट विल नेवर फॉलो ओम्स लॉ। रादर ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। समझे? बताइए तो ये क्या है? ये पॉइंट नंबर 4 है कि आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड पोटेंशियल अ फॉरवर्ड करंट विल बी सेट अप। एक फॉरवर्ड करंट आना शुरू हो जाएगा। समझे? एक फॉरवर्ड करंट एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद V सफिक्स के, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के बाद करंट इंक्रीजेस रैपिडली। क्यों? अरे बाबा, बहुत ज्यादा अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिएगा तो ऑफ कोर्स करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना। समझे? हाँ। तो यहां पर ये कौन सा पोटेंशियल है? V सफिक्स के। तो वही मैं यहां पर लिख देता हूं पॉइंट नंबर 5 कि आफ्टर अ सर्टेन पोटेंशियल करंट इंक्रीजेस रैपिडली लीनियरली। उससे पहले नॉन लीनियर था, करंट का इंक्रीज नॉन लीनियर था, फिर एकदम से लीनियर हो गया। तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं V सफिक्स के, मतलब नी वोल्टेज, घुटना वोल्टेज, घुटना नी। समझा? तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, क्या याद रखिएगा आप। सबसे पहले फॉरवर्ड बायसिंग का मीनिंग क्या है?
ना भाई, P को पॉजिटिव से जोड़ो, N को नेगेटिव से जोड़ो। फिर स्टेप्स क्या है, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाओ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन के बीच में सेट होगा, जिसके कारण ये जंक्शन टूटेगा, ये जंक्शन पतला होगा, लेकिन पूरा जीरो कभी नहीं होगा। इस वजह से यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के होल्स एक समय के बाद इस जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। कहाँ लिखा था मैंने, हाँ, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर। फिर क्या होगा, फिर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज के बाद करंट इंक्रीजेस रैपिडली। समझ में आया? अच्छा, ये जो ग्राफ है वो मिली एम्पियर में है और वोल्टेज तो वोल्ट्स में है। अब एक और काम का बात सुनिए, किस वोल्टेज के बाद आपको करंट मिलना शुरू हो जाएगा, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। समझे? यानी आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि सिलिकॉन के लिए जंक्शन में जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट। तो ये वही पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर जंक्शन का है, पोटेंशियल बैरियर जंक्शन का है। लेकिन इसको मेजर किसने किया होगा, जंक्शन के अंदर घुस के मेजर किया होगा क्या? इसको आप जंक्शन के अंदर घुस के मेजर किए होंगे क्या? नहीं। ये पाया गया कि सिलिकॉन वाला डायोड के लिए जब तक मैं 0.7 वोल्ट नहीं देता तब तक के करंट नहीं है। समझे? जब तक के मैं 0.7 वोल्ट नहीं देता तब तक के कोई करंट सेटअप नहीं हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉरवर्ड बायसिंग। अब यहां पर जितना भी लिखा है आप उसको बिंदास लिख लो। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स बायसिंग। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस काफी कम होता है। ये जो यहाँ रेजिस्टेंस होता है ना, काफी कम होता है। इट इज अबाउट 1 ohm to 25 ohm। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज अबाउट 1 ohm to 25 ohm। तो ये भी आप याद से लिख लीजिएगा। अब हम लोग रिवर्स बायस पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि रिवर्स बायस में क्या होने वाला है। रिवर्स बायस में क्या होने वाला है हम आपको बताएंगे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स बायसिंग। पॉइंट नंबर 2, रिवर्स मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा, उल्टी नहीं, उल्टा। तो ये रहा आपका डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये P, ये N, इधर प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस, ठीक है। और हम इसको जोड़ देंगे, उल्टा जोड़ देंगे, मतलब P को जोड़ेंगे माइनस के साथ और N को जोड़ेंगे प्लस के साथ, और बहुत सारा सेल लगा देंगे। सर बहुत सारा सेल क्यों, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो यार। हाँ, अभी देखो N जुड़ा है प्लस से और P जुड़ा है माइनस से, तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसा ही है। ये बात है, बाहर का फील्ड भी वैसा ही है जैसा अंदर का फील्ड है। सारा टॉपिक क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिवर्स पोटेंशियल इज इंक्रीज स्टेप बाय स्टेप। ये जो पोटेंशियल है हम इसे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा बात, समझा कि नहीं समझा? दैट इज जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड P in विल इंक्रीज। डिफरेंस देख रहे हैं आप? हाँ, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा
अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये प्लस ये। सोचो, जंक्शन में फिक्स्ड आयंस के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब अगर बाहर से भी वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जंक्शन में फिक्स्ड आयन का संख्या बढ़ेगा, जंक्शन का विड्थ बढ़ेगा। इन द जंक्शन द फिक्स्ड आयंस विल बी एबल टू मूव। भूल जाइए, भूल जाइए, इन द जंक्शन द फिक्स्ड आयंस विल इंक्रीज। बॉन्ड टूटेगा नहीं और नए नए बॉन्ड बनेंगे, तो जंक्शन विड्थ क्या होगा, इंक्रीज। जंक्शन विड्थ होगा इंक्रीज, समझे, यानी जंक्शन और चौड़ा होगा। फिर एक फोर्थ पॉइंट मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, नो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, समझे। यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो और मूव नहीं कर पाएंगे, समझे, वो और मूव नहीं कर पाएंगे। और मतलब, अरे भाई जब बायसिंग नहीं था तभी मूव नहीं कर पा रहे थे, अब बायसिंग उल्टा करने के बाद जंक्शन और चौड़ा हो गया तो और मूव नहीं कर पाएंगे, समझे। नाउ लिसन केयरफुली, वी आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज कंटिन्यूअसली। पहले 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट, कोई करंट नहीं। 1 वोल्ट कोई करंट नहीं, 2 वोल्ट कोई करंट नहीं, 3 वोल्ट कोई करंट नहीं, 4 वोल्ट कोई करंट नहीं, 5 वोल्ट कोई करंट नहीं। अरे यार क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। 1 मेगा ओम 10⁶, 10 लाख ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस है रिवर्स जोड़ देने से। समझ में आया, समझ में आया। तो हम वोल्टेज बढ़ा रहे, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 मिला के धागा चोर मतलब बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, फिर भी करंट नहीं, फिर भी करंट नहीं, फिर भी करंट नहीं। तो यहां पर आपका पॉइंट खत्म हो गया। नो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब नो करंट, दैट इज नो करंट। तो सिंपल सी बात है, रिवर्स बायस में होने से करंट नहीं होता है। बट वेट, देयर इज अ लिमिट, एवरीथिंग हैज अ लिमिट, एवरीथिंग हैज अ लिमिट। तो वो मैं यहां लिखूंगा, आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल, आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल। अच्छा, मैं थोड़ा सा अच्छे समझा दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बाबा, सुनो ध्यान से, अच्छे सुनिएगा। थोड़ा एनसीईआरटी लैंग्वेज है, एक कुरकुरे हो जाए, गला बैठा है सर, कुरकुरे मत खाइए। आइए आइए समझते हैं। मैंने आपको बोला नो मूवमेंट देखा, बोला था ना कुरकुरे मत खाइए। हाँ बेटा, मैंने आपको बोला था कि रिवर्स बायसिंग में नो मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बट वेट वेट, एक और तरह का चार्ज कैरियर है। कौन? यस, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 4 लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, झटका देने से पहले एक मेंटल झटका हो जाए। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जंक्शन, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जंक्शन, there exists a small current due to
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे? यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो तो मूव करेंगे, वो तो मूव करेंगे ना। अबे इसको एक क्लोज सर्किट मिल गया ना, वो तो मूव करेंगे, समझे? हाँ बाबा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सीधा साधा बात समझिएगा, 10⁵ न्यूटन पर कूलम के ऑर्डर में होता है। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, माइनॉरिटी वाले, वो तो मूव करेंगे ना। हाँ, तो याद रखिएगा, अ स्मॉल करंट, देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल करंट known as, the current is known as reverse saturation current, known as reverse saturation current, समझे? अभी ये कौन सा करंट था? ये करंट, ये जो फॉरवर्ड बायस में जो ग्राफ बनाया था आपने, ये करंट किसकी वजह से था? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का था, इसका नाम फॉरवर्ड करंट था, इसका नाम फॉरवर्ड करंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट नंबर 4 पूरा सही है, पॉइंट नंबर 4 पूरा सही है। क्या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं करेंगे तो कोई करंट नहीं होगा। कौन सा करंट नहीं होगा? फॉरवर्ड करंट नहीं होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वाला करंट नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक छोटा सा करंट होगा ना, एक छोटा सा करंट होगा ना, उसका नाम क्या होगा? रिवर्स सैचुरेशन करंट। आइए ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं। अभी तक हमने 0.5 तक लिखा है, हम 0.5 तक ग्राफ बनाएंगे। ये आपका करंट वाला लाइन है, माइक्रो एम्पियर में है, और ये आपका वोल्टेज वाला लाइन है। सर आप थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ क्यों बना रहे सर? अरे वेरी सिंपल, वोल्टेज भी उल्टा, करंट भी उल्टा, दोनों माइनस, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, तो कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा ना। बात करता है टॉर्क। तो ग्राफ बनाएंगे अभी कैसा कि भाई पहले हमने बोला कोई करंट नहीं है, वोल्टेज बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, 100 मिला के भागा, चोर निकल के भागा, सब हो गया। लेकिन एक छोटा सा करंट रहेगा, एक छोटा सा करंट रहेगा। रुकिए देखिए मैं बना रहा हूं। ए तेरी बेटा, आज का दिन बहुत खराब है तेरा, आज का दिन बहुत ही खराब है, हाथ भी नहीं चल रहा ढंग से। कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया? हाँ, रिवर्स सैचुरेशन करंट एक तो माइक्रो एम्पियर में है, ऊपर से एक्सिस के साथ इतना दबा के बना दिए ग्राफ। सोचिए, मजाल देखिए आप मेरा। एक तो माइक्रो एम्पियर में है, ऊपर से वोल्टेज के एक्सिस के साथ इतना दबा के मैंने ग्राफ बना दिया। इसका मतलब सोचिए, इसका मतलब सोचिए ये रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना कम होगा। अरे लिख ही देता हूं ना, क्या सोचिए? सोचिए 10⁻⁹ एम्पियर के रेंज में होता है ये रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये करंट में रिवर्स क्यों लिखा है? क्योंकि रिवर्स है। सर कैसे रिवर्स है? अबे सिंपल है ना, सिंपल है ना। यहाँ ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, बराबर। ये प्लस कैसे जाएगा? ये माइनॉरिटी चार्ज कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ये प्लस कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो करंट भी कैसा होगा? ऐसा होगा। अब P किधर है? P इधर है, तो करंट कैसा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था, इसलिए रिवर्स करंट। इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से करंट को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स करंट बोलते हैं। और सैचुरेशन क्यों लिखा है? सैचुरेशन क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए ना, आप वोल्टेज देखिए कितना बढ़ा दिए, ये लगभग 100 वोल्ट है। मजाल है क्या? मजाक चल रहा है क्या? 100 वोल्ट तक बढ़ाने के बाद भी करंट का हिम्मत देखिए। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट है उसका हिम्मत देखिए, ना के बराबर चेंज हो रहा है। नहीं समझे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो करंट है वो वोल्टेज बढ़ाने से बहुत ज्यादा बढ़ रहा, क्या? ना के बराबर बढ़ रहा है, इसीलिए सैचुरेशन। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 5 मैंने बना दिया। लेकिन रुक जाइए, हम वोल्टेज अभी भी बढ़ा रहे हैं, हम वोल्टेज अभी भी बढ़ा रहे हैं,
हम यहाँ तक पहुंचे थे, 80 वोल्ट था वो, हम और बढ़ा रहे हैं, फिर देखा गया कि करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, और एकदम से करंट बढ़ गया, एकदम से करंट बढ़ गया। सर करंट आया, सर करंट आया, पॉइंट नंबर 4 काट दीजिए सर। नहीं नहीं, ये करंट जो आया है, ये करंट जो आया है, इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हुआ क्या था कि पहले जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम था, जब वोल्टेज कम था, जब वोल्टेज कम था, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट भी कम था। फिर हम वोल्टेज बढ़ाए, ये वोल्टेज बढ़ाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो उतना ही है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो उतना ही है ना, इसलिए वो लगभग फिक्स रहा। आप वोल्टेज और बढ़ाए, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, टोटल ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल, ये और बढ़ रहा ना धीरे धीरे, ये धीरे धीरे और बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का करंट नहीं बढ़ रहा। लेकिन एक समय आएगा ना, एक समय आएगा, एक समय आएगा, एक समय आएगा बेटा, जब ये हाई फील्ड के कारण, वेरी 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 हाई फील्ड के कारण ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एक्सिलरेट हो जाएंगे, और फिर चार्ज अगर एक्सिलरेट हो जाए तो क्या होगा भाई, क्या होगा? चार्ज अगर एकदम से एक्सिलरेट हो गया तो क्या हो गया, करंट भयानक बढ़ जाएगा, समझे आप? तो पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, 6, पॉइंट नंबर 6 क्या होगा? आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज, आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज ड्यू टू higher electric field, due to higher electric field, the minority charge carriers accelerate, and there is a sudden rapid increase in रिवर्स करंट, समझे? यानी बहुत ज्यादा जब वोल्टेज हो जाएगा तो पूरा जंक्शन का एकदम वाट लग जाएगा, समझे? लेकिन याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है, जब जंक्शन का वाट लग जाएगा, जब जंक्शन का वाट लग जाएगा, उसके बाद ये माइनस वाले और ये प्लस वाले किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, माइनस वाले इधर जाएंगे। क्यों? अभी यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस है ना, ये प्लस वाले किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो बेटा क्या देखने को मिला कि आफ्टर ब्रेक डाउन वोल्टेज, अरे वो तो बताया नहीं मैंने आपको, ये तो बताया नहीं, समझे? तो बताया नहीं मेरे को। तो सर्टेन वोल्टेज जो है, ये वाला सर्टेन वोल्टेज जहां मैंने 100 वोल्ट लिखा है, वो एक्चुअली में क्या है, VBR है, VBR। ये बहुत छोटा लिखा, आपको दिखेगा नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, VBR। तो क्या सर्टेन वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम? इट इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, जो 2 वोल्ट से या 1 वोल्ट से 400 वोल्ट तक हो सकता है। डिपेंड करता है ना, आप किस सेमीकंडक्टर में कौन सा डोपिंग मिलाए हैं, कितना ज्यादा उसका डोपिंग लेवल है, कितना उसका विड्थ है डोपिंग जंक्शन का, ये सब बातों पर डिपेंडेंट होगा कि कौन से डायोड में ब्रेकडाउन पोटेंशियल कितना होगा। लेकिन रेंज क्या है, 1 वोल्ट से 400 वोल्ट तक है, समझे आप? तो याद रखिएगा। तो यहाँ क्या लिख रहा था मैं, आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज, आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर और होल्स जाएंगे इधर। देखा, दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं,
कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, समझे? अच्छा, अब सुनो एक बार इसमें क्या क्या हुआ। रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत ज्यादा पोटेंशियल देने पर भी कोई करंट नहीं था, बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। समझे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अभी भी इस जंक्शन को पार नहीं कर पा रहे थे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस जंक्शन को पार और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जंक्शन धीरे धीरे मोटा होता है। समझे? तो जैसे हमने रिवर्स बायस दिया, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सपोर्ट मिल गया, जिस वजह से जंक्शन में जो फिक्स्ड आयंस थे वो इंक्रीज हो गए, जिस वजह से जंक्शन का विड्थ इंक्रीज हो गया। समझे? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पाया, देयर इज नो फॉरवर्ड करंट। समझे? लेकिन इसी दौरान ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स हैं उनके मूवमेंट के कारण एक स्मॉल करंट एग्जिस्ट कर रहा था, जिसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि बहुत कम होता है और वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट होता है। रिवर्स वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट होता है, याद रखिएगा। व्हाट डज दिस सैचुरेशन वर्ड मीन? इसका मतलब होता है द मैग्नेटिक चार्ज कैरियर का मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिवर्स वोल्टेज, but after a certain voltage known as breakdown voltage, due to higher E at the junction में जो बहुत ज्यादा E था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स थे वो एक्सिलरेट होने लगे और फिर एक सडन रैपिड इंक्रीज इन रिवर्स करंट हो गया। समझे? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसका बात एनसीईआरटी ने किया है और मुझे इसीलिए एनसीईआरटी बहुत पसंद है, ये आप पूरा लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे बहुत मजा आता है इस चीज को पढ़ने में और पढ़ाने में। क्या? सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट सुनिए। क्या ई इंटरनल फॉरवर्ड बायस में नहीं था? नहीं था। बताइए, फॉरवर्ड बायस जब आपने दिया था तब क्या ई इंटरनल नहीं था? था, ऑफ कोर्स था। आंसर इज था। तो फिर फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण रिवर्स करंट क्यों नहीं हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आपने उसको फॉरवर्ड बायस किया था, क्या तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है, क्या तब मूव नहीं कर रहा था? आप तो ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये तो आप हमको सिर्फ रिवर्स बायस में पढ़ा रहे हैं सर। ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये आप हमको सिर्फ रिवर्स बायस में पढ़ा रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड बायस में नहीं था? तो क्या उस समय एक छोटा सा करंट जनरेट नहीं हुआ होगा, नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट जनरेट नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा बेटा। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉरवर्ड बायस में भी हुआ था। तो फिर सर बताए क्यों नहीं? आपको ऐसा मजा लेने में मजा आता है क्या? बेटा नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सुनो आंसर। क्यों नहीं बताया? आंसर सुनो। तुमको फॉरवर्ड बायस का ग्राफ याद है?
याद है फॉरवर्ड बायस में ग्राफ कैसा था? कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था फॉरवर्ड ग्राफ, ऐसा था, ये था 0.7 वोल्ट, ये था करंट फॉरवर्ड, ये था वोल्टेज फॉरवर्ड। तो क्या इस दौरान रिवर्स करंट नहीं था? था, बट मैंने नहीं दिखाया। इन फॉरवर्ड बायस देयर ऑल्सो एग्जिस्ट रिवर्स करंट। रिवर्स करंट मतलब करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी है एग्जिस्ट, बट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, नॉट बेस्ड ऑन फिजिक्स, बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। मुझे बताइए, अभी मैं रहता हूं जैताड़ा में, कहाँ रहता हूं मैं? जैताड़ा में। आप A4 साइज के पेपर में, A4 साइज के पेपर में अगर आप इंडिया का मैप बना रहे हैं तो क्या आप उसमें मेरा घर देख पाएंगे? A4 साइज के पेपर में अगर आपने इंडिया का मैप बनाया है तो क्या आप उसमें जैताड़ा में रहने वाला एक घर, जैताड़ा में अगर एक घर है, आप उसको दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्केल बहुत छोटा है। समझे? यहां ध्यान से देखिए, ये करंट माइक्रो एम्पियर का है। कौन सा करंट? ये एक्सिस में जो मैं शो करूंगा वो माइक्रो एम्पियर में है, रिवर्स करंट नैनो एम्पियर में है, दिखा दिया। लेकिन ये तो मिली एम्पियर में था ना। मिली एम्पियर के ग्राफ में आप नैनो एम्पियर कैसे दिखाइएगा? वी हैव टू इंक्रीज द स्केल। अगर हम इसका स्केल इंक्रीज करते हैं तो दिखा पाएंगे। तो सर आप स्केल इंक्रीज क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि बेटा यहाँ पर ये करंट बहुत ज्यादा है, मिली एम्पियर में है। आप अगर इसका ग्राफ बनाएंगे माइक्रो एम्पियर में, सॉरी हाँ माइक्रो एम्पियर में अगर ग्राफ बनाया मैंने तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, ऐसा हो जाएगा। किसी को समझाना मुश्किल हो जाएगा कि 0.7 वोल्ट तक क्या हुआ। समझे? इसलिए फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर बनाते हैं, रिवर्स करंट होता है लेकिन दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो रिवर्स करंट जो होता है वो 10⁻⁹ एम्पियर के रेंज में होता है। इसीलिए मिली एम्पियर ग्राफ में हम दिखा नहीं पाते हैं। और रिवर्स बायस का जो ग्राफ है वो माइक्रो एम्पियर में है, वहां पर हम नैनो एम्पियर दिखा सकते हैं। क्या आपको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस समझा? कुल मिलाकर बात यही क्लियर हुआ कि रिवर्स बायस में आप वोल्टेज अगर दीजिएगा तो करंट नहीं होगा। अबे ये करंट गिनती में नहीं आता। रिवर्स बायस में अगर आप वोल्टेज दीजिएगा तो करंट नहीं होगा, और फॉरवर्ड बायस में अगर आप करंट दीजिएगा और अगर वोल्टेज इससे ज्यादा हुआ तो करंट होगा। और ये वोल्टेज कुछ खास नहीं है। समझे? एकदम पहला लेक्चर मैंने आपको बोला था सेमीकंडक्टर का फायदा क्या है? वी कैन कंट्रोल द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन कंट्रोल द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग अ सेमीकंडक्टर। समझे? तो यही बात है, देखिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। समझे? अच्छा, लास्ट टॉपिक क्या है? डायोड का सिंबल। बहुत सिंपल है, ऐसा होता है डायोड का सिंबल, ऐसा। दिस इज N, दिस इज P, दैट्स ऑल। समझे? अगर जोड़ा फॉरवर्ड बायस में तो ऐसा बताएंगे, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे। और अगर जोड़ा रिवर्स बायस में तो ऐसा बताएंगे। समझा? तो ये है सिंबल एक डायोड का। समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।